क्या पढ़ा रहे थे जी? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा ठीक है। तो हम लोगों ने इंडो ग्रीक्स मतलब देखा था कि मौर्यास का डिक्लाइन होता है, और मौर्यास के डिक्लाइन के बाद दो फिनोमेनन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना जी? क्या क्या फिनोमेनन स्टार्ट हो जाता है मौर्यास के डिक्लाइन के बाद? हाँ जी, एक होता है फॉरेन इन्वेजन और दूसरा होता है सक्सेसर स्टेट। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम याद ही रखिएगा, डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। मौर्यास का डिक्लाइन कैसे मतलब डिक्लाइन होता है, और मौर्यास के डिक्लाइन के बाद दो फेनोमेनन स्टार्ट होते हैं। एक होता है फॉरेन इन्वेजन्स, और फॉरेन इन्वेजन्स क्यों होगा? क्योंकि जो अशोक के सक्सेसर होंगे वो फ्रंटियर एरियाज को निगलेक्ट स्टेट में छोड़े रहेंगे। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से जो बॉर्डर एरियाज होगा वो क्या होगा? पोरस होगा। पोरस मतलब ज़्यादा डिफेंस वहाँ पर नहीं होगी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेजन्स भारत में मौर्यास के जाने के बाद स्टार्ट हो जाता है। और कुछ फॉरेन इन्वेजन्स जो होंगे उसमें सबसे पहले कौन इन्वेड करेंगे? इंडो ग्रीक्स, जिनको बैक्टीरियन ग्रीक्स भी कहते हैं। इंडो ग्रीक्स के बाद शाकास, जिसको स्कीदियंस भी कहते हैं। शाकास के बाद पार्थियंस, उसके बाद कुशानास। कुशानास जिसको और किस नाम से जाना जाता है? ये उच्ची और टॉर्चारियन। और कुशानास के बाद इंडो ससेनियंस। ये वाला इसी तरीके से आपको याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ मौर्यास के जाने के बाद मगध तो रहेगा, लेकिन मगध की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, मगध की राजनीतिक महत्वता जो है वो मौर्यास के जाने के बाद कम हो जाएगी। तो मौर्यास खत्म हुए, मौर्यास के की वजह से क्या होगा कि जो मगध का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद फिर से मगध का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रिवाइव होता है गुप्तास के टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो मगध रहेगा, मगध का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, और मगध पे कुछ अन्य डायनेस्टी जो होंगी वो मौर्यास के बाद शासन करेंगी। तो मौर्यास के बाद कौन कौन शासन किए हैं? तो मौर्यास के बाद आए हैं शुंगास, शुंगास के बाद कनवास। और ये दोनों जो थे ये दोनों ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थे, ये दोनों ब्राह्मण डायनेस्टी थे। मौर्यास वेयर शूद्रास। ठीक है, तो शुंगास कनवास, शुंगास कनवास के बाद शतवाहनास। शतवाहनास को ही आंध्रास कहते हैं, तो शतवाहनास कहिए या आंध्रास कहिए, दोनों एक ही डायनेस्टी को रेफर करता है। शतवाहनास के बाद गुप्तास। गुप्ता जो होंगे, अगेन गुप्ता के टाइम पीरियड पे मगध का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ेगा पहले की तरह। ठीक है जी, गुप्ता के बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद पाला प्रतिहारा राष्ट्रकूटा। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग देख रहे थे पहले ये वाला डायमेंशन, और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो फॉरेनर्स आए भारत में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के कल्चर को और भी ज़्यादा एनरिच किया है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन इन्वेडर्स भारत तो आए, लेकिन भारत आने के बाद उन्होंने भारत की सभ्यता या भारत की रिलीजन को खुद एक्सेप्ट किया, और साथ ही साथ अपने साथ जो आइडिया लेकर आए हुए थे, अब इंडो ग्रीक्स आए होंगे तो इनके पास खुद की भी आइडिया होगी, उसको भी उन्होंने इंडियन सोसाइटी में क्या किया? इन्फ्यूज़ किया। तो जिसकी वजह से भारत की संस्कृति इन लोगों के आने की वजह से क्या होगी? डेवलप होगी। जैसे पहले मान लीजिए खाली पूरी सब्जी खाते थे, और उसके बाद अब मोमो भी खाने लगे, तो हम कह सकते हैं ना कि जो आपका डाइट है वो पहले से ज़्यादा क्या हुआ? एनरिच हुआ। ठीक है जी, अब उसमें हम लोग इंडो ग्रीक्स एक एक कर कर पढ़ रहे थे, तो इंडो ग्रीक्स के विषय में हम लोगों ने देखा था कि इंडो ग्रीक्स जो थे, इनके भारत आने का एक कारण तो था कि जो बॉर्डर एरिया था वो निगलेक्ट स्टेट में था, दूसरा कारण था कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को किस चाइनीज एम्परर ने बनाया था? शी हुआंगटी। और शी हुआंगटी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसके इन्वेजन को रोकने के लिए बनाया था? शाकास लोगों को। तो कल मैंने एक रफ आपको स्केच भी बताया था कि ये मान लीजिए चाइना का बॉर्डर है, और चाइना के बॉर्डर के साउथ में रहते थे शाकास, और शाकास के साउथ में रहते थे इंडो ग्रीक्स, और इंडो ग्रीक्स के बाद स्टार्ट हो जाता था इंडिया का बॉर्डर, जो कि निगलेक्टेड स्टेट में था। तो शाकास जो थे वो रिपीटेडली पहले चाइना पे अटैक करते रहते थे, चाइना के बॉर्डर एरिया पे, क्योंकि शाकास वेयर ट्राइब्स, तो अपने जीवन निर्वाह के लिए शाकास लोग हमेशा चाइना पर मतलब चाइना के बॉर्डर एरियाज पे अटैक करते रहते थे, और उसी से
निजात पाने के लिए शी हुआंगटी ने बना दिया था क्या, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया तो अब साकास लोग चाइनीज टेरिटरी पर अटैक नहीं कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल बन गया है कि नहीं। तो साकास लोगों ने फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कंस्ट्रक्शन के बाद चाइना के साउदर्न बाउंड्री को छोड़कर अटैक करना कहां स्टार्ट कर दिया, इंडो ग्रीक्स पे, और इंडो ग्रीक्स को धीरे धीरे डिस्प्लेस करते चले गए। इंडो ग्रीक्स धीरे धीरे साउथ माइग्रेट करते चल जाएंगे साकास के रिपीटेड अटैक से बचने के लिए, और जब ये इंडिया के बॉर्डर पर आएंगे तो देखेंगे कि इंडिया का बॉर्डर क्या है, निग्लेक्टेड स्टेट में है। समझ में आया। और उस तरीके से इंडो ग्रीक्स आ जाएंगे कहां, भारत। इंडो ग्रीक्स का अगर हम लोग इंपायर बताएं तो इंडो ग्रीक्स ने अपना इंपायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर कहां तक बना दिया था, अयोध्या एंड पाटलिपुत्रा तक। कैपिटल इनकी कहां थी, सक्का कला, जिसको हम लोग सियालकोट कहते हैं। और इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें इंडो ग्रीक्स की, तो सबसे पहला इंडो ग्रीक रूलर जिसने भारत पे अटैक किया वो था देमेत्रियस। ठीक है जी। तो देमेत्रियस जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इंडो ग्रीक्स। देमेत्रियस के बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ मिनांदर, जिसको हम लोग मिलिंदा भी कहते हैं। तो मिनांदर या मिलिंदा जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इंडो ग्रीक से। और मिनांदर ने बुद्धिज्म को अपनाया था। तो जो अभी मैंने बताया कि ये फॉरेनर्स आए लेकिन इन्होंने भारत के कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि भारत के कल्चर को और भी एनरिच किया, उसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है मिनांदर का बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना। और मिनांदर जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ वो किसके इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट हुआ, नागसेन। तो नागसेन बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने मिनांदर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। और नागसेन से जो भी क्वेश्चन मिनांदर ने पूछे हैं बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने से पहले, वो सब एक किताब में रिकॉर्डेड है जिसको हम लोग कहते हैं मिलिंद पन्हो। यहां तक हो गया था ना जी। उसके बाद इंडो ग्रीक्स का अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देखें तो इंडो ग्रीक्स वेर द फर्स्ट रूलर हु इशूड व्हाट, गोल्ड कॉइन्स। और दूसरा, इंडो ग्रीक्स पहले रूलर हैं जिनके सिक्कों से आप उनके राजा के विषय में बता सकते हैं कि ये सिक्के किस राजा के होंगे। सो दैट वाज इंडो ग्रीक्स, है ना जी। नेक्स्ट जो है वो है साकाज और स्कीदियंस। ठीक है। तो साकाज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साकाज भी क्या थे, एक ट्राइब थे और 5 ग्रुप थे साकाज के। साका ट्राइब थे तो साका ट्राइब के 5 अलग अलग ग्रुप थे। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि कैसे दादाजी हैं और जो 3-4 उनके बेटे होंगे, दैट विल बी अदर फैमिली, बोथ विल बी रिलेटेड टू वन ब्लड बट दे विल बी व्हाट, अदर फैमिली। तो उसी तरीके से साकास के 5 ग्रुप थे। उसमें से एक ग्रुप जो था वो वेस्टर्न इंडिया में आया, मतलब एक ग्रुप अफगानिस्तान में सेटल हुआ, एक ग्रुप पंजाब में सेटल हुआ, एक ग्रुप मथुरा में सेटल हुआ, एक ग्रुप वेस्टर्न इंडिया में सेटल हुआ, एक ग्रुप डेक्कन में सेटल हुआ। तो जो ग्रुप वेस्टर्न इंडिया में सेटल हुआ वो ज़्यादा प्रॉस्पर किया। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न इंडिया में क्या था, पोर्ट। तो बंदरगाह होने की वजह से, पोर्ट होने की वजह से एग्रीकल्चर के अलावा इंटरनेशनल ट्रेड से भी पैसा आने लगा। किसको? 5th वाले ग्रुप को, जो कि कहाँ सेटल हुआ था, वेस्टर्न इंडिया में। तो साकाज वेयर ट्राइब्स एंड देयर वेयर ऑल टुगेदर 5 ट्राइब्स ऑफ साकाज who settled in different parts of India. However, the tribe that settled in Western India became prosperous, और ये वो ट्राइब था जो वेस्टर्न इंडिया में सेटल हुआ जिसने बाद में एक अच्छे खासे भारत पे रूल किया है। ठीक है जी। तो साकाज लोग जो थे वो ट्राइब थे, और कौन सा साका ट्राइब प्रॉस्पर किया है, जो वेस्टर्न इंडिया में सेटल हुआ था। और वेस्टर्न इंडिया में सेटल होने के बाद वो प्रॉस्पर क्यों किया? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। इसी बीच में क्या होगा कि एक उज्जैन के राजा होंगे जिनका नाम मेंशन्ड नहीं है। उज्जैन के राजा ने 57 BC में, कब? 57 BC में साकाज लोगों को हराया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब आप समझिए कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को कोई गली क्रिकेट वाला टीम हरा दे तो ये बड़ा बात होगा ना जी। तो साकाज लोगों को एक उज्जैन के राजा ने 57 BC में हराया था। चूंकि ये बहुत बड़ी घटना थी तो उस राजा ने क्या किया कि अपना टाइटल अडॉप्ट किया विक्रमादित्य का। और ये जो 57 BC, जिस साल साकाज लोगों को उज्जैन के राजा ने हराया था, वहां से उसने एक एरा स्टार्ट कर दिया जिसको कहते हैं विक्रमादित्य एरा। तो विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत कॉमन टाइटल है। ऐसा नहीं है कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स लोगों ने ही विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया है। जैसे कैसे आज के दिन में कुमार टाइटल कॉमन है, अब आपके टाइटल पे कुमार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नीतीश जी से रिलेटेड है कि नहीं। वाई? बिकॉज कुमार इज व्हाट, अ कॉमन टाइटल। तो उसी तरीके से विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी कॉमन टाइटल है। और सबसे पहली बार विक्रमादित्य टाइटल को अडॉप्ट करने का एविडेंस हमें इसी 57 BC में मिलता है। तो आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएगा कि विक्रमादित्य एरा, विक्रम संवत कब से शुरू हुआ है?
57 BC, ये सब आता है क्वेश्चन, ठीक है। और विक्रम संवत कैसे शुरू होगा? जब उज्जैन के राजा ने किसको हराया था? शाकाज लोगों को, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट किंग देख लेते हैं शाकाज में। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट किंग है रुद्रदमन फर्स्ट। कौन? रुद्रदमन फर्स्ट। रुद्रदमन फर्स्ट ने महाक्षत्रपा का टाइटल अडॉप्ट किया था। किसका? महाक्षत्रपा का। और सेकंड चीज है कि रुद्रदमन वाज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। अब देखिए, ये साका है, साका मतलब फॉरेनर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे पैट्रनाइज संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत किसकी भाषा थी? भारत की भाषा थी। और सबसे पहली इंस्क्रिप्शन शुद्ध संस्कृत में जो हमें देखने को मिलती है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन की। तो भारत में पहला शुद्ध संस्कृत में इंस्क्रिप्शन अगर किसी ने लगवाया है तो वो कौन है? शाकाज है, ठीक है। और शाकाज में कौन सा किंग है? रुद्रदमन, जिसने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? महाक्षत्रपा की। साथ ही साथ रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को भी रिपेयर किया था। किसको रिपेयर किया था? सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक को रिपेयर करना ये बताता है कि रुद्रदमन टुक कीन इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये लोग फॉरेनर्स थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिशर्स की तरह भारत को लूटा नहीं है। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए सुदर्शन लेक रिपेयर करा रहा है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि किसने सुदर्शन लेक रिपेयर किया था, सुदर्शन लेक गुजरात में है, तो अगर क्वेश्चन आएगा किसने सुदर्शन लेक रिपेयर किया था, तब आपका आंसर होगा रुद्रदमन। रिपेयर किया है, बनवाया नहीं है। रिपेयर मतलब बना इससे पहले से था। तो सुदर्शन लेक बना है मौर्यन लोगों के टाइम पीरियड में, समझ में आया। लेकिन उसको रिपेयर किसने करवाया था? रुद्रदमन ने। और यह दिखाता है कि रुद्रदमन ने क्या किया है? संस्कृत को प्रमोट किया है। और उसके किस इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। क्लियर है ये? तो लिखिए शाकाज और स्कीदियंस। शाकाज और स्कीदियंस, SCYTHIANS। शाकाज और स्कीदियंस। पहला लिखिए, मतलब उसमें लिखिए 2 लाइन। They did not face any effective resistance. They did not face any effective resistance. They did not face any effective resistance from rulers of India. From rulers of India. Full stop. Sakas destroyed Greek power. Sakas destroyed Greek power in both. Sakas destroyed Greek power, Greek में G कैपिटल होगा, Greek power in both बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जहां से साकाज लोग आए थे, वही बैक्टीरिया जो है वो मेडिवल हिस्ट्री में बल्क कहलाएगा, ठीक है जी। बैक्टीरिया इन अफगानिस्तान एंड इंडिया। इन अफगानिस्तान एंड इंडिया। फुल स्टॉप। ऑल टुगेदर कितने ग्रुप थे साकाज के? 5। तो लिखिए फुल स्टॉप देके, देयर वेयर ऑल टुगेदर 5 ग्रुप्स ऑफ साकाज। देयर वेयर ऑल टुगेदर 5 ग्रुप्स ऑफ साकाज which settled in different parts of India. उसके बाद रोमन में एक जगह 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा, एक साइड 1 2 3 4 5 और डैश देके लिखिएगा 1 के बाद अफगानिस्तान, मतलब एक ग्रुप कहाँ सेटल हुआ? अफगानिस्तान में। सेकंड लिखिए पंजाब। थर्ड लिखिए मथुरा। फोर्थ लिखिए वेस्टर्न इंडिया। फिफ्थ लिखिए डेक्कन। तो 5 ग्रुप थे साकाज के। साकाज वेयर ट्राइब्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग ट्राइब सेटल हुए। इनमें से कौन सा ग्रुप बाद में पावरफुल होगा? वेस्टर्न इंडिया में जो सेटल हुआ। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आउट ऑफ these comma shakas which settled in Western India became powerful and an important political power on account of
important political power on account of international trade. स्टार्टिंग में क्या लिखा है मैंने? आउट ऑफ लिखा दिया, सेटल इन वेस्ट इंडिया। क्या लिखा है लास्ट में? क्या लिखा है? फुल स्टॉप। ठीक है जी। अब एक लिख लीजिए 57 BC। क्या हुआ था 57 BC में? उज्जैन के राजा ने साकाज लोगों को हराया था और उसकी वजह से उज्जैन के राजा ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? विक्रमादित्य का। और साथ ही साथ इस चीज को मेमोराइज करने के लिए उसने विक्रमादित्य एरा स्टार्ट किया। ठीक है, मिडिल क्लास आदमी होता है तो वो टैटू बना लेता कि इसी साल सिलेक्शन हुआ था इस डेट में, है कि नहीं जी राजा? हाँ, तो विक्रम संवत जो है वो उज्जैन के राजा ने 57 BC में स्टार्ट किया था। उस उज्जैन के राजा का नाम नहीं है कहीं पे अंकित। ठीक है जी। और पहली बार विक्रमादित्य का टाइटल भी हमें 57 BC में देखने को मिलता है। उसके बाद से ये टाइटल कॉमन हो गया। ठीक है जी। तो क्या लिखे हैं? 57 BC डैश देके लिखिए, किंग ऑफ उज्जैन डिफीटेड साकाज। King of Ujjain defeated Sakas and succeeded. King of Ujjain defeated Sakas and succeeded in driving them out. And succeeded in driving them out from his empire. Driving them out from his empire. Full stop. To celebrate this victory. To celebrate this victory, comma, he adopted the title of Vikramaditya. He adopted the title of Vikramaditya and started Vikramaditya era. फुल स्टॉप। ठीक है जी। अब देखिए, साकाज लोगों ने गोल्ड कॉइन इशू नहीं किया है, साकाज लोगों ने सिल्वर कॉइन इशू किया है। ठीक है जी। तो नोट में लिख दीजिए, साकाज इशूड न्यूमरस सिल्वर कॉइन्स। साकाज इंट्रोड्यूस्ड न्यूमरस सिल्वर कॉइन्स। अब लिखिए फेमस रूलर्स। और फेमस रूलर में साकाज में कौन है? रुद्रदमन फर्स्ट। रुद्रदमन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातें। पहला, ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत और उसकी वजह से उसने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लगवाया है, जो भारत की पहली इंस्क्रिप्शन है जो कि चेस्ट संस्कृत, शुद्ध संस्कृत में लिखित है। तो भारत में पहली बार शुद्ध संस्कृत का इंस्क्रिप्शन किसने लगवाया है? रुद्रदमन ने। और दूसरा आपको लिखना है कि इसने सुदर्शन लेक जो गुजरात में है उसकी मरम्मत करवाई है, रिपेयर कराया है, जिससे ये पता चलता है कि रुद्रदमन टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रमोशन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर। ठीक है जी। तो लिखिए उसमें फेमस किंग में रुद्रदमन फर्स्ट, ब्रैकेट में लिखिए 130 to 150 AD। 130 to 150 AD। पहला पॉइंट लिखिए, he adopted the title of महाक्षत्रपा। he adopted the title of महाक्षत्रपा। महाक्षत्रपा को अंडरलाइन कर दीजिएगा, टाइटल ऑफ महाक्षत्रपा। सेकेंड लिखिए, he undertook the repair of कौन सा लेक? सुदर्शन लेक। He undertook the repair of सुदर्शन लेक। और सुदर्शन लेक कहाँ था जी? गुजरात में। ब्रैकेट में लिखिए गुजरात में। उसके बाद लिखिए फुल स्टॉप देखिए उसी में, it shows that Saka took active interest in promotion of India's agriculture। फुल स्टॉप। इसी में नोट लिख दीजिए कि सुदर्शन लेक को रिपेयर तो किया है किसने? रुद्रदमन ने, लेकिन इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था पुष्यगुप्त ने। किसने? पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र का गवर्नर था। तो बताया ना कि सुदर्शन लेक बना है मौर्यन टाइम पीरियड में। मौर्यन टाइम पीरियड में अगर पूछ दिया किस रूलर ने बनवाया है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने।
और पूछा चंद्रगुप्त मौर्य खुद तो नहीं गया होगा गुजरात, किसी न किसी गवर्नर को बोला होगा बनाने के लिए, तो अगर गवर्नर पूछा तब आएगा आपका आंसर क्या होगा, पुष्यगुप्त। तो नोट में लिखिए सुदर्शन लेक was constructed by Chandragupta was constructed by Pushyagupta. सुदर्शन लेक was constructed by Pushyagupta. पुष्यगुप्त को अंडरलाइन कर दीजिए, कॉमा देके लिखिए गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन सौराष्ट्र रीजन, गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन सौराष्ट्र रीजन, इन सौराष्ट्र रीजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए रुद्रदमन ऑल्सो पैट्रनाइज्ड, रुद्रदमन ऑल्सो पैट्रनाइज्ड संस्कृत लैंग्वेज, रुद्रदमन ऑल्सो पैट्रनाइज्ड संस्कृत लैंग्वेज and erected Junagadh rock inscription and erected Junagadh rock inscription, JUNAGARH, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन को, कॉमा विच इज फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, which is first inscription of India, which is first inscription of India in chaste Sanskrit, CHASTE, in chaste Sanskrit। ठीक है जी, तो ये था साकास। साकास के बाद लिखिए पार्थियंस, पार्थियंस, पार्थियंस। पार्थियंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्थियंस में एक राजा का नाम याद रखना है, गोंडोफेरनस। कौन? गोंडोफेरनस। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोंडोफेरनस के टाइम पीरियड पे सेंट थॉमस पहली बार भारत आए थे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि सेंट थॉमस जो हैं वो भारत जब आए थे उस समय किसका रूल चल रहा था? गोंडोफेरनस का। और गोंडोफेरनस कौन था? ही वॉज अ पार्थियन। साकास के बाद नेक्स्ट ट्राइब जो अटैक किए हैं दैट इज पार्थियंस। तो लिखिए पार्थियंस में ब्रैकेट में लिख लीजिए 19 AD to 226 AD, 19 AD to 226 AD। उसमें लिखिए इंपॉर्टेंट रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर लिखिए गोंडोफेरनस, गोंडोफेरनस, GONDOPHERENES, गोंडोफेरनस। ठीक है, डैश देके लिखिए ड्यूरिंग हिज रेन, कॉमा सेंट थॉमस केम टू इंडिया, सेंट थॉमस केम टू इंडिया फॉर स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, फॉर स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, फुल स्टॉप। उसी में लिखिए पार्थियंस लेड द एंड ऑफ, पार्थियंस लेड द एंड ऑफ साका डोमिनेशन, पार्थियंस लेड द एंड ऑफ शाका डोमिनेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, शाका डोमिनेशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स को खत्म किया साकास लोगों ने, साकास लोगों को खत्म किया किसने? पार्थियंस ने। पार्थियंस के बाद कौन सा पावर भारत पे आएगा? कुशानास। ठीक है, तो कुशानास की बात करें तो कुशानास जो थे, कुशानास भी नोमैडिक पीपल थे एंड दे वेयर द नोमैडिक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, और कुशानास लोगों ने क्या किया था कि कुशानास लोगों का जो एम्पायर था वो एम्पायर एक टाइम पे फैला खुरासन, खुरासन कहते हैं ईस्टर्न ईरान को। खुरासन किसको कहते हैं? ईस्टर्न ईरान को। खुरासन से लेकर पाटलिपुत्रा तक, समझ रहे हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब आ गया। ईरान से लेकर आपन पटना, यहां तक एम्पायर था किसका? कुशानास का। तो इतना बड़ा एम्पायर जो कुशानास लोगों ने बनाया, इतने बड़े एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग निवास कर रहे होंगे कि नहीं एक ही डायनेस्टी के शासन में। इसीलिए कुशाना के एम्पायर को
ट्रूली सेंट्रल एशियन एम्पायर भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुशानाज लोगों का जो एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था। कहाँ से कहाँ? खुरासन से लेकर पाटलिपुत्रा तक, जिसमें डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, और इसीलिए कुशाना के एम्पायर को ट्रूली सेंट्रल एशियन एम्पायर कहा जाता है। ठीक है, कुशानाज लोगों का इतना बड़ा एम्पायर है तो एक कैपिटल से काम भी नहीं चलेगा। तो कुशानाज लोगों के दो कैपिटल थे। पहला था, बोलिए, पुरुषापुरा। पुरुषापुरा इज द एंशियंट नेम ऑफ पेशावर। ठीक है, तो आज के दिनों में जो पेशावर है वो क्या कहलाता था? पुरुषापुरा। और दूसरी राजधानी जो कुशानाज की थी वो थी मथुरा। ठीक है जी, तो कुशानाज वेयर द नोमैडिक पीपल एंड देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम खुरासन टू पाटलिपुत्रा। ठीक है जी, इनका कैपिटल कहाँ था? तो कैपिटल दो था, एक था क्या? पुरुषापुरा। अब यही सब क्वेश्चन आ सकता है। पुरुषापुरा, पुरुषापुरा मतलब आज के दिनों का पेशावर, और दूसरा कैपिटल क्या था? मथुरा। ठीक है जी। अब कुशानाज लोगों में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट, अब कुशानाज लोगों के भी दो फैमिली थे। कुशाना जैसे कि नोमैडिक पीपल है, शाकाज लोगों के 5 ग्रुप थे, कुशानाज लोगों के 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप जो था वो हिंदू कुश माउंटेन पे सेटल हुआ, हिंदू कुश माउंटेन रेंज, और ये लोगों ने कॉपर क्वाइन इशू किया था, जो फर्स्ट ग्रुप था, एंड दे इशूड कॉपर क्वाइंस। और जो दूसरा ग्रुप था वो आया भारत, जिसका कनिष्का था। ठीक है जी। एंड सेकेंड ग्रुप जो था, इट अराइव्ड इन इंडिया, और ये जो भारत में आया, यही कुशानाज को हम लोग एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो पहले इतना लिख लीजिए। लिखिए टॉपिक, कुशानाज और येउच्ची और टॉर्चारियन। कुशानाज और येउच्ची, YEUCHI, येउच्ची और टॉर्चारियन, TORCHARIANS, टॉर्चारियंस। लिखिए, they were the nomadic people of Central Asia. They were the nomadic people of Central Asia. They were the nomadic people of Central Asia, and their empire extended from लिखिए खुरासन, ब्रैकेट में लिखिए ईस्टर्न ईरान, फ्रॉम खुरासन ब्रैकेट में लिखिए ईस्टर्न ईरान, ब्रैकेट क्लोज, टू पाटलिपुत्रा, फुल स्टॉप। कैपिटल लिख दीजिए। कैपिटल क्या क्या था? पुरुषापुरा ब्रैकेट में लिख दीजिए पेशावर, और दूसरा मथुरा। उसके बाद लिखिए, बिकॉज ऑफ वास्ट एक्सटेंट ऑफ कुशानाज एम्पायर, because of vast extent of Kushana's empire, because of vast extent of Kushana's empire, comma, it is also known as Central Asian Empire. It is also known as Central Asian Empire. ठीक है जी, एक ये बना लीजिएगा। कुशानाज के पता चल जाएगा ना कि 2 ग्रुप थे। ठीक है, एक ग्रुप कहाँ सेटल हुआ? हिंदू कुश माउंटेन रेंज में। उसने क्या इशू किए? कॉपर क्वाइंस। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इस ग्रुप को पढ़ते हैं जो ग्रुप भारत में आया, और ये ग्रुप था जो गोल्ड क्वाइन इशू करेगा। तो सेकेंड ग्रुप अराइव्ड इन इंडिया एंड इशूड गोल्ड क्वाइंस। हो गया जी, लिख लिए? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, द वास्ट एम्पायर ऑफ कुशानास प्रोवाइडेड interaction. The vast area of Kushanas provided interaction
interaction between people of different culture, between people of different culture, between people of different culture, and thus led to enrichment and development, and thus led to enrichment and development of, and thus led to enrichment and development of India's culture, of India's culture. अब लिख लीजिए नोट में वही लिखाना है कि कुशानाज लोगों ने गोल्ड कॉइन चलवाए थे इंडो ग्रीक्स की तरह, लेकिन कुशानाज लोगों की प्यूरिटी जो होगी गोल्ड कॉइन की वो इंडो ग्रीक से कम होगी, संख्या में ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो लिखिए कुशानाज ऑल्सो इशूड गोल्ड कॉइन्स, कुशानाज ऑल्सो इशूड गोल्ड कॉइन्स, also issued gold coins, comma, however they have less purity than, Indo-Greek coins, but their number of gold coins issued, was higher than that of Indo-Greeks, फुल स्टॉप। ठीक है जी, अब लिखिए इंपॉर्टेंट रूलर्स, और कुशाना में इंपॉर्टेंट रूलर हो जाएंगे कौन? कनिष्का। कनिष्का के विषय में ये देख लीजिए, कनिष्का जो है वो आपको 78 AD में किंग बनेगा। ठीक है जी, और 78 AD में किंग बनेगा तो फिर वो वहाँ से साका एरा स्टार्ट करता है। तो विक्रमादित्य एरा स्टार्ट हुआ है 57 BC में, ठीक है, और शाका एरा स्टार्ट हुआ है कब? 78 AD में। और शाका एरा को किसने स्टार्ट किया है? कनिष्का ने, जो कि शाका नहीं था। ठीक है जी, कनिष्का कौन था? कुशाना था, बट ही स्टार्टेड विच एरा? साका एरा। ठीक है जी, तो स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएगा कि साका एरा किसने स्टार्ट किया है? कनिष्का ने। कब स्टार्ट किया है? 78 AD में। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो भी किसके टाइम पीरियड पे हुआ है? कनिष्का। तो लिखिए उसमें इंपॉर्टेंट रूलर में कनिष्का, ब्रैकेट में लिखिए 78 to 104 AD। उसमें लिखिए पहला, He started Shaka era in 78 AD। He started Shaka era in 78 AD। इस पॉइंट को तो टिक ही लगा दीजिए, 78 AD को भी टिक लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या लगता है, कनिष्का ने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था? हाँ जी, तो बुद्धिज्म भी जो होगा, और कनिष्का देखिए, कनिष्का भी क्या, एक फॉरेनर है, लेकिन उसने भी कौन सा धर्म अपनाया? बुद्धिज्म। ठीक है जी, और बुद्धिज्म में कौन सा फॉर्म बुद्धिज्म अपनाएगा? महायान बुद्धिज्म, क्योंकि कनिष्का राजा बनने के बाद राजपाट नहीं छोड़ दिया था। तो बुद्धिज्म का दो फॉर्म है, महायान बुद्धिज्म एंड हीनयान बुद्धिज्म। हीनयान बुद्धिज्म जो है वो ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है। हीनयान मतलब कम, लेसर व्हीकल। लेसर व्हीकल इसीलिए क्योंकि इसके डगर इतने कठिन हैं कि सब लोग इस रास्ते पे नहीं चल सकते हैं, इसीलिए बुद्धिज्म का वो फॉर्म जो ऑर्थोडॉक्स है दैट इज कॉल्ड एज हीनयान। हीन मतलब कम, लेसर व्हीकल। और क्यों कम इसको कहा गया है? क्योंकि ज़्यादा लोग इतने कठिन रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। और हीनयान बुद्धिज्म में वही है कि निर्वाण की प्राप्त करनी है तो वही बाल ना बच्चा नींद पड़े अच्छा, सब चीज़ छोड़ छाड़ के आपको एकाग्रत होके निर्वाण की प्राप्ति करनी होगी। दैट इज हीनयान। मतलब हीनयान कहता है कि अबंडनिंग ऑफ वर्ल्डली लाइफ एंड फैमिली लाइफ, निकल गए जंगल पे, दैट इज हीनयान। महायान जो है वो लिबरल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, और महायान कहता है कि आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो महायान बुद्धिज्म में घर को त्यागना ये सब नहीं है। तो कनिष्का भी राजा बना, बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, तो उसने राजपाट नहीं छोड़ा, तो वो कौन सा बुद्धिज्म अपनाया होगा? महायान बुद्धिज्म। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कनिष्का ने किस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था? महायान का। तो लिखिए कनिष्का में पहला तो लिख दिए साका एरा, दूसरा लिखिए
He gave patronage to Buddhism. He gave patronage to Buddhism and adopted. He gave patronage to Buddhism and adopted Mahayana form of Buddhism and adopted Mahayana form of Buddhism and adopted Mahayana form of Buddhism. Next लिखिए, during his rule, comma, fourth Buddhist council, during his rule, comma, fourth Buddhist council was organized. Fourth Buddhist council was organized at Kundalwan, comma, Kashmir. Kundalwan, Kashmir. इसका पिता का नाम था वीमा कैडफिसेस, तो लिख दीजिए his father was Vima Cadphises. His father was Vima Cadphises. और इसके पिता को श्रेय दिया जाता है कुशानाज लोगों में पहली बार गोल्ड कॉइन इशू करने का। ठीक है जी, तो जब कनिष्का राजा बना था तब से गोल्ड कॉइन चल ही रहा था। तो अगर मतलब कुशानाज में पूछा जाएगा कि पहला कुशाना रूलर कौन था जो गोल्ड कॉइन इशू किया, तो इसका पिता कौन, वीमा कैडफिसेस। तो क्या लिखे हैं, His father was Vima Cadphises. Vima Cadphises को अंडरलाइन कर दीजिए। Who is credited for issuing gold coins, among Kushana rulers, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स हो गया, साकाज हो गया, पार्थियंस हो गया, कुशानाज हो गया, लास्ट लिख लीजिए इंडो ससेनियन। और इंडो ससेनियन में सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है कि इंडो ससेनियन ने पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसी इंस्क्रिप्शन में किया था। मतलब इंडिया को हिंदुस्तान जो है सबसे पहली बार रेफर किस पावर ने किया है, इंडो ससेनियन। तो एक टॉपिक बनाइए छोटा सा, इंडो ससेनियंस, उसी में लिख दीजिए they have used the term Hindustan, they have used the term Hindustan for India, which can be found in their inscription, of 262 AD, in their inscription of 262 AD। ठीक है जी, तो ये थे कुछ फॉरेन पावर्स जो मौर्यास के बाद भारत में आए, लेकिन इनके आने की वजह से भारत का कल्चर, भारत का ट्रेड, भारत का एग्रीकल्चर, भारत का रिलीजन, भारत की घुड़सवारी, ये सब क्या हुई है, डेवलप हुई है। अब कैसे डेवलप हुई है, इसी पे हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है। ये तो मैंने बोल दिया कि डेवलप हुई है, आपने भी मान लिया कि हाँ डेवलप हुई है, लेकिन कैसे हम लोग कह सकते हैं कि इनके आने की वजह से इंडियन कल्चर, एग्रीकल्चर, या फिर रिलीजन, या फिर कैवलरी, या फिर भारत का ड्रामा जो करते हैं आप लोग, ये सब कैसे डेवलप हुआ है, इसी पे नेक्स्ट चैप्टर है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सेंट्रल, ये समझ में आ गया जी? तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का है वो है सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर इफेक्ट। चैप्टर का नाम लिख लीजिए, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स में वही सेंट्रल एशियन पावर, इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियंस, ठीक है जी, एंड देयर इफेक्ट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बार टाइल्स का इस्तेमाल जो है वो इंडो ग्रीक्स और साकास लोगों ने भारत में इंट्रोड्यूस किया है। तो घर तो पहले भी बनता था साकास लोगों के आने से पहले भी, लेकिन अब घरों में टाइल्स लगेंगे। तो टाइल का प्रयोग घरों में करवाना, इससे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कि बिल्डिंग मेकिंग जो होगी वो पहले से और भी ज़्यादा विकसित होगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भारत का बिल्डिंग मेकिंग जो है वो पहले से ज़्यादा डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि टाइल्स का प्रयोग
घरों या कंस्ट्रक्शन में करने के लिए सबसे पहले भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया? इंडो ग्रीक्स और साकाज लोगों ने। आर्किटेक्चर के अलावा घुड़सवारी की बात करें, कैवलरी की बात करें, तो रेंस मतलब लगाम जो होता है घोड़े पे, या फिर सैडल मतलब कि जो मतलब पैर रखने के लिए होता है, इसको भी सबसे पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया? आपको साकाज लोगों ने। ठीक है, तो अब सैडल अगर रखा हुआ है मतलब बैलेंसिंग अच्छी होगी ना घोड़े पे। अरे पैर रखने का जगह नहीं, स्कूटी नहीं देखते हैं, अरे कोई महिला लोग स्कूटी चलाती है भाई, पैर ऐसे रहता है लाइक एरोप्लेन का जो ऐसे विंग रहता है वैसे नहीं जी। मुझे लगता है कि भाई मतलब कैसे बैलेंस कर रही हैं, और ब्रेक से ज्यादा पैर का ही प्रयोग होता है रोकने के लिए। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट यू विल कम अक्रॉस, है ना जी। तो अगर वही पैर जो है वो अगर स्कूटी पे रहेगा तो बैलेंसिंग क्या होगी? अच्छी होगी, इजंट इट। तो घोड़ों में वो सैडल्स का प्रयोग भी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया? इंडो ग्रीक्स और साकाज लोगों ने। उसकी वजह से लॉन्ग कोट, उसके बाद ट्राउजर्स जो पैंट जिसको कहते हैं, या फिर बटन्ड कोट्स, या फिर हेलमेट, ये सब भी भारत में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किए? साकाज लोगों ने। तो अगर आप हेलमेट पहने हुए हैं, घोड़ा चला रहे हैं, तो आपकी सेफ्टी बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं जी? उसी तरीके से ट्राउजर्स पहने हुए हैं तो भी आपकी बैलेंसिंग क्या होगी? अच्छी होगी। उसी तरीके से लॉन्ग कोट पहने हुए हैं तो ठंडी में भी आप घुड़सवारी कर सकते हैं। तो इन सभी से हम लोग कह सकते हैं कि साकाज की वजह से घुड़सवारी भी भारत की पहले क्या हुई? डेवलप। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो इन फॉरेन पावर्स के आने की वजह से भारत का व्यापार, ट्रेड और कृषि भी डेवलप हुआ। कैसे हम लोग कह सकते हैं? तो देखिए, कुशानास का हम लोगों ने देखा था कि काफी बड़ा एम्पायर था, ईरान से लेकर पाटलिपुत्रा, और इसके इस बड़े एम्पायर से सिल्क रूट पास होता था। सिल्क रूट आप लोगों ने सुना भी होगा कि सिल्क रूट जो था वो एंशिएंट लैंड रूट था, जो कि आपको किसको किसको कनेक्ट करता था? एशिया को यूरोप से। तो सिल्क रूट जो है वो कुशाना के टेरिटरी से होते हुए जाता था। तो अब जो भी सामान जो है वो आपको कुशाना की टेरिटरी से होते हुए जा रहा है, तो कुशानास लोगों को टैक्स मिलेगा, तो भारत का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। और साथ ही साथ कुशानास लोगों की टेरिटरी से सिल्क रूट जा रहा है तो भारत का व्यापार भी बढ़ेगा कि नहीं? अरे आपके घर से हाईवे निकल गया है, आपके जमीन से, ठीक है, अब हाईवे निकल गया है तो वहां पर आप लाइन होटल स्टार्ट कर दीजिए। मतलब सिंपल सी बात है कि रास्ता अगर आपके टेरिटरी से जा रहा है तो वो अपने आप में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देता है आपको पैसा कमाने का। ट्रू और फॉल्स? तो ये लाइन होटल का एग्जांपल तो हम इंडिविजुअल के लिए दे दिए कि वो ज्यादा होगा तो 5 फीट हाईवे जो होगा उसके जमीन के बगल से गया हुआ होगा। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पायर, तो होगा ना 500-800 किलोमीटर तक वो इंटरनेशनल रूट, जहां से सभी लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो सारे लोग, सारे मर्चेंट्स आपकी टेरिटरी होते हुए ही दूसरी टेरिटरी में जा रहे हैं। तो आपको टैक्स भी मिल रहा है और साथ ही साथ आप अपना दुकान भी लगा सकते हैं। तो एक तो कुशानास के वास्ट एम्पायर होने की वजह से सिल्क रूट जो था वो भारत के बड़े सीमा से क्रॉस करता था, जो अपने आप में इंडिया को टैक्स, ट्रेड टैक्स देता था, और साथ ही साथ इंडिया को एक वाइडर अपॉर्चुनिटी दिया इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल होने के लिए। समझ में आया जी? और दूसरा, रुद्र दमन का एग्जाम्पल मैंने दिया है, जो साकाज था उसने क्या किया था? एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है। तो भारत का ट्रेड और भारत का एग्रीकल्चर भी इन फॉरेन पावर्स के आने की वजह से क्या हुआ है? डेवलप हुआ है। तो पहले इतना लिखिए, पहला लिखिए आर्किटेक्चर, डैश देके लिखिए, Shakas and Kushanas are credited. Shakas and Kushanas are credited for. Shakas and Kushanas are credited. हेलो जी, हाँ, एक मिनट चेक। जी सर बोलिए। जी सर, मैं आपको अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको 1 घंटे में कॉल करूँ इस नंबर पे? ठीक है, नहीं इट्स ओके सर। क्या लिखे जी? Shakas and Kushanas are credited for introduction of tiles in building making
in building making and thus had led to development of India's architecture, full stop. next लिखिए cavalry, CAVALRY, cavalry डैश देके लिखिए शाकाज डैश कुशानाज, मतलब शाका और कुशानाज, शाकाज डैश कुशानाज popularized the use of reins, REINS, reins मतलब लगाम, the use of reins and saddle, popularized the use of reins and saddle, saddle वही जो पैर रखने के लिए होता है, स्कूटी में भी होता है कि नहीं जी, पैर रखा जा सकता है। आप देखें कि नहीं ऐसे एरोप्लेन चलाते हुए सब लोग की नहीं, लेकिन कभी कभी मतलब लाइक, और वो उतना एरिया मतलब ऑक्यूपाई भी कर लेती है ना जी, आदमी ओवरटेक भी नहीं कर सकता है। पता नहीं स्कूटी में किस बात का डर है, उससे तो स्लो चलाइए, है कि नहीं। तो एंड साइडल फुल स्टॉप, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फुल स्टॉप देके लिखिए, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस ट्राउजर्स, कॉमा हेवी लॉन्ग कोट, कॉमा boots, comma helmet, comma caps, etc. full stop. All this led to advancement in cavalry techniques, ठीक है। तो बिल्डिंग बनाने का कला भी डेवलप हुआ है इन फॉरेन लोगों के आने की वजह से, घुड़सवारी भी डेवलप हुई है। तीसरा लिखिए ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, तो ट्रेड भी डेवलप हुआ है। इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो इसको बता सकते हैं कि देखिए साहब, जो कुशानास थे, कुशानास का क्या था, वास्ट एम्पायर था ना जी, और इनके वास्ट एम्पायर से पास क्या होता था, सिल्क रूट, ठीक है जी। और सिल्क रूट का पास होने की वजह से क्या होता था, तो एक तो इंटरनेशनल ट्रेड का टैक्स जो था वो इंडिया को मिलेगा और इंडिया रिचर होगा, है कि नहीं जी, अरे हाँ कि ना, इंटरनेशनल ट्रेड टैक्स कलेक्शन। और दूसरा जो होगा कि आपके जमीन से इंटरनेशनल ट्रेड रूट जा रहा है तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है दुकान खोलने की, है कि नहीं, प्रोवाइडेड opportunities for India to participate in international trade, तो इस तरीके से इस दोनों घटना से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हुआ है, भारत का ट्रेड क्या होगा, डेवलप होगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में एग्जांपल दे दीजिएगा रुद्रदमन फर्स्ट, जिसने क्या किया है, रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, जो बताता है कि ये जो साकाज थे इन्होंने भी क्या किया था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक्टिव कदम उठाए थे। तो चार्ट बनवा दे के लिखवा दीजिए, बना लीजिए इसे, वही चीज़ है जो लिखवाएंगे। इसके अलावा एक चीज और जाएगा जिसकी वजह से भारत का ट्रेड प्रमोट होगा, वो ये कि इंडो ग्रीक्स और सब कुशानास लोगों ने गोल्ड कॉइन इशू किया था, और गोल्ड कॉइन ने क्या दिया इंडिया को, स्ट्रॉन्ग करेंसी सिस्टम। तो स्ट्रॉन्ग करेंसी सिस्टम भी आपके ट्रेड के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो कोई बोले कि नेपाली रुपी में 10 लाख लोगे कि यूएसडी में लोगे 10 लाख, यूएसडी में। अब दोनों तो करेंसी ही है, लेकिन यूएसडी में आप क्यों प्रेफर करोगे 10 लाख लेना, वाई?
वैल्यू, अच्छा, वाइडर एक्सेप्टेंस है यूएसडी का, और इसीलिए वाइडर एक्सेप्टेंस होने की वजह से यूएसडी का वैल्यू ज़्यादा है। आतंकवादी सब भी ले लेता है यूएसडी, है कि नहीं जी? यूपीआई लेता होगा ना। इतना लिख लिए, उसमें वो लिखा देते हैं करेंसी वाला। हो गया जी? लिखिए, नोट डैश देके लिखिए, अपार्ट फ्रॉम दीज कॉमा इंडो-ग्रीक्स एंड कुशानास ऑल्सो इशूड gold coins which provided strong currency system to India, and thus had led to further advancement of India's trade, ठीक है जी? तो किसके किसके क्षेत्र में डेवलपमेंट देख लिए? आर्किटेक्चर, कैवलरी, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। चौथा, पॉलिटिकल सिस्टम में भी इन फॉरेनर्स लोगों का अहम योगदान है। जैसे कि सबसे पहला योगदान तो ये है कि जो कुशानास थे उन लोगों ने टाइटल अडॉप्ट किया किंग ऑफ किंग्स का, राजा के राजा। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट हो गया जी? तो कहने का मतलब कि कुशानास लोगों को क्रेडिट दिया जाता है भारत में डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करने का। मैंने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का दो रूप है, सेंट्रलाइज्ड जो मौर्याज लोग प्रैक्टिस करते थे कि सारा पावर अपने ही पास रखे हुए हैं, और दूसरा भी होता है एक सिस्टम प्रशासन चलाने का, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो कुशानास लोगों ने डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया था। डिसेंट्रलाइज में क्या होता था कि जो राजाओं को कुशानास लोग हरा देते थे, उन राजा को ख़त्म करने के जगह उन राजा लोगों से ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लेते थे। राजा बोलेगा कि ठीक है, पहले हम राजा थे, अब हमको आपके छत्र छाया में काम करना ना है, तो वो राजा बन जाएंगे अब गवर्नर, किसके? कुशानास के। और कुशानास लोग क्या करेंगे कि उसके एरिया को दे देंगे, ठीक है अपने हिसाब से चलाओ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन नियंत्रण हमारे पास रहेगा। समझ में आया जी? तो इसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक नया तरीका भारत में इंट्रोड्यूस हुआ कि प्रशासन ऐसे भी चलाया जा सकता है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम भी इस नए कॉन्सेप्ट से क्या होगा? डेवलप होगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। और कुशानास जो थे, कुशानास के फ्यूडिटरी थे गुप्तास किसी जमाने में, मतलब जो लोग कुशानास के अंदर काम कर रहे होंगे उनको उनका फ्यूडिटरी कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कुशानास के लिए पटना का एरिया संभाल रहा है, कोई कुशानास के लिए इलाहाबाद का एरिया संभाल रहा है, मतलब कंट्रोल कुशानास के पास है, लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग कुशानास के नाम पे चला रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कुशानास के अंदर काम करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? फ्यूडिटरी। तो किसी जमाने में गुप्तास वेयर द फ्यूडिटरी ऑफ कुशानास, और जब कुशानास लोगों का पावर खत्म हुआ तो यही जो गुप्तास फ्यूडिटरी थे, बताया था ना, जब वही आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ही बगावत करेगा किसी टाइम पे। तो जब कुशानास लोग कमजोर हुए तो यही जो किसी जमाने में गुप्तास फ्यूडिटरीज थे, ये क्या बन गए? एम्परेरर। ठीक है जी? तो गुप्तास लोग कुशानास के फ्यूडिटरी थे, तो इसलिए कुशानास के बहुत सारे टेक्निक्स को या बहुत सारे सिस्टम को गुप्तास लोग अपने प्रशासन में इंट्रोड्यूस करेंगे। वाई? बिकॉज गुप्तास वी आर फैमिलियर विथ दोज टेक्निक्स। जैसे कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया वाज फैमिलियर विथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इंग्लैंड, है ना जी? जैसे मान लीजिए कि भोज में गए, ठीक है,
अब भोज में गए तो वहाँ पे गए तो 6-7 स्टॉल पे अजीबो गरीब डिश है, कहीं केकड़ा है, ठीक है, कहीं पे कोई डिश है, मतलब जो ऐसा डिश जो आपने अभी तक देखा भी नहीं है, और एक जगह मोमो मिल रहा है, मोमो मैगी मसाला डाल के, ठीक है जी। तो ऐसे केस में चलिए आपको भूख भी नहीं रहेगा, खाना भी है तो क्या खाइएगा? वाई? बिकॉज यू आर फैमिलियर विथ इट। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि द फैमिलियरिटी विथ अ कॉन्सेप्ट प्लेज अ वाइडर रोल इन इट्स एक्सेप्टेबिलिटी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो इसीलिए चूंकि गुप्ताज लोग कुशाना के फ्यूडिटरी थे, इसीलिए गुप्ताज लोग भी गोल्ड कॉइन इशू करेंगे, इसलिए गुप्ताज लोग भी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करेंगे, इसीलिए गुप्ताज लोग भी एक्सीलेंट हॉर्स राइडर रहेंगे। क्यों? क्योंकि कुशानाज वी आर एक्सीलेंट हॉर्स राइडर बिकॉज ऑफ देयर गुड कैवलरी। क्लियर है ये चीज? सिमिलैरिटी समझ में आ रहा है? वो गुप्ताज में फिर हम लोग पढ़ाएंगे। तो लिखिए फिर पॉलिटी, पॉलिटी डैश देके लिखिए, कुशानाज आर क्रेडिटेड फॉर, कुशानाज आर क्रेडिटेड फॉर, पॉलिटी में लिखिए कुशानाज आर क्रेडिटेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ decentralized form of administration, introduction of decentralized form of administration, decentralized form of administration in India, and thus has enriched Indian political system, and thus has enriched Indian political system. Full stop. Next point लिखिए, Kushanas adopted the title of, Kushanas adopted the title of, ब्रैकेट में लिखिए, King of Kings, King of Kings, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पहला लाइन क्या लिखा है जी? कुशानाज आर क्रेडिटेड फॉर, इंट्रोडक्शन की जगह काट के लिख दीजिए स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय साकाज लोगों को जाता है, लेकिन कुशानाज लोगों ने उस व्यवस्था को क्या किया है? और भी मजबूत। क्लियर है जी? तो स्ट्रेंथन सही शब्द रहेगा। उसके बाद क्या लिखे हैं? दे हैव अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ किंग एंड किंग्स, किंग ऑफ किंग्स। तीसरा लिखिए, कुशानाज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, हाँ ये इंट्रोड्यूस्ड यहां पे लिखाएगा, Kushanas also introduced curious practices, Kushanas also introduced curious practices such as inverted commas में लिखिए hereditary dual rule, such as hereditary dual rule। हेरिडिटरी डुअल रूल समझ में आया क्या हुआ? इसका मतलब ये कि फादर और सन दोनों एक ही टाइम पे रूल करेगा। अब कोई मर्डर वर्डर नहीं होगा जी। अगर फादर को लग गया कि बेटा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है ना, तो फादर अपने लाइफ टाइम में ही क्या करेगा कि अपने एम्पायर को बांट देगा, बोलेगा कि यहाँ तुम रूल करो और यहाँ पे हम रूल करेंगे इंडिपेंडेंटली। पहले इंडिया में ये प्रैक्टिस नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को सब लोग अपनाएंगे। जैसे अगर मुगल्स की बात करें तो मुगल्स ने कभी अपना एम्पायर नहीं बांटा है ना जी। भाइयों को बांट दिया है, मार दिया, वो अलग चीज है, लेकिन एम्पायर नहीं बांटा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो ऐड आया भारत में, हेरिडिटरी डुअल रूल की, एक टाइम पे पिता और पुत्र दोनों शासन कर सकते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? कुशानाज लोगों ने। तो एक नया तरीका भारत के राजनीतिक व्यवस्था में कुशानाज लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि अगर आपको अच्छा लगता है तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या हुआ है? पहले से ज्यादा डेवलप। व्हाई? बिकॉज ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज। ठीक है जी। तो क्या लिखे हैं? हेरिडिटरी डुअल रूल, दैट इज I.E, दैट इज फादर एंड सन, दैट इज फादर एंड सन रूलिंग एट सेम टाइम, फादर एंड सन रूलिंग एट सेम टाइम। लाइफ बहुत ब्रूटल है नहीं जी। तो पहले compete कीजिए अपने एज वाले लोगों से, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स झेलिए, है ना जी। अब जहाँ काम कीजिएगा तो ऑफिस पॉलिटिक्स भी तो होता है, ठीक है। उसके बाद फिर सब चीज़ स्टेबलाइज हुआ तो पता चला कि अब बेटे का भी बगावत सही है, होता है कि नहीं जी।
मुक्ति कहीं नहीं है, मुक्ति वही होता है मैट्रिक से पहले तक, जब क्रिकेट खेलते थे, घर जाके 2 घंटा पढ़ लिया, सो गए, उसके बाद से इट्स अ नेवर एंडिंग रेस, इजंट इट? आप लोग को है टेंशन? अरे लिखिए, नेक्स्ट पे लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन में डैश देके लिखिए, विद द अराइवल ऑफ दीज फॉरेन पावर्स, with the arrival of these foreign powers, comma, the system of administration in India gradually started being decentralized. तो पॉलिटिकल क्षेत्र में भी हम लोगों ने देखा कि इन फॉरेनर्स लोगों के आने की वजह से भारत का पॉलिटिकल सिस्टम क्या हुआ है? डेवलप। उसके बाद रिलीजन का क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, रिलीजियस डेवलपमेंट, तो क्या लगता है जी, इन फॉरेनर्स लोगों के आने की वजह से भारत का धर्म भी डेवलप होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं? तो देखिए, भारत में मतलब रिलीजन का धर्म जो होगा वो कब डेवलप होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत के धर्म को अपनाएंगे, है ना जी। और राजा लोग अगर कोई धर्म अपनाता था तो सिर्फ राजा ने धर्म अपनाया है, उसकी वजह से 1000 लोग उस धर्म को अपना लिया करते थे, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लुएंस, है कि नहीं? तो इसमें रिलीजियस डेवलपमेंट में जैसे पहला सबसे एग्जांपल दे दीजिए मीनांदर का। मीनांदर और मिलिंदा जो क्या था? इंडो ग्रीक, लेकिन ये कन्वर्ट हुआ किस में? बुद्धिज्म में, जो कि इंडियन रिलीजन था। ठीक है, तो एक तो ये बता सकते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए आप कनिष्का का। कनिष्का जो था वो क्या था? ही वॉज अ कुशाना, बट ही एडॉप्टेड व्हाट? ही एडॉप्टेड अगेन महायान बुद्धिज्म। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप हेलियोडोरस का। किसका? हेलियोडोरस। ठीक है, तो हेलियोडोरस जो था वो ग्रीक था, ग्रीक, एंड हेलियोडोरस एडॉप्टेड व्हाट? ही एडॉप्टेड वैष्णविज्म। वैष्णविज्म मतलब हिंदुइज्म। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉरेन पावर्स मौर्यास के बाद भारत में आए, उन्होंने भारत के रिलीजन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, और इस तरीके से मतलब भारत का रिलीजन भी क्या हुआ है? डेवलप। ठीक है जी, तो ये लिख सकते हैं रिलीजियस डेवलपमेंट में। समझ में आ जाएगा क्या लिखे हैं? ठीक है, इसमें लिख दीजिएगा कनिष्का का महायान बुद्धिज्म, और प्लस लिख दीजिएगा कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज कराया था ना जी, प्लस 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। आप लोग कितने बजे उठ जाते हैं? एक काम कीजिए, 1 घंटे और पहले उठ के जाके अजान उजान भी दे दिया कीजिए। 5 बजे उठते हैं भाई, नमन है आप लोग को, अच्छी बात है वैसे 5 बजे। फिर सोते कितने बजे हैं? निशाचर है क्या जी? 5 बजे 4 बजे सोते हैं? हाँ, फिर 11 बजे सो जाना पड़ेगा। हाँ, कल मैं उठा था जी 4:30 बजे, और पता चला कि 9 बजते बजते मैं सो गया रात में। लिख लीजिए। अब लिखिए एक टॉपिक, आर्ट, कला। तो इन फॉरेनर्स के आने की वजह से भारत का कला भी डेवलप होगा। कैसे? एक तो इंडियन आर्ट पहले से चल रहा होगा, भारत में पेंटिंग बनाने की कला पहले से चल रही होगी। उसके बाद ये लोग जब आएंगे तो ये लोग अपने जगह का भी आर्टिस्टिक स्टाइल लेकर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इंडियन आर्ट फॉर्म और इन लोगों के आर्ट फॉर्म के बीच में फ्यूजन होगा और एक नया आर्ट फॉर्म डेवलप होगा। ठीक है, उसे ही में से एक एग्जाम्पल है गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट। बोलिए, गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट। तो गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये आपको फ्यूजन आर्ट है। फ्यूजन आर्ट कहने का मतलब कि इस स्कूल ऑफ आर्ट में हमें इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट भी देखने को मिलता है, प्लस ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑफ आर्ट भी देखने को मिलता है।
तो इंडियन कला शैली, भारतीय कला शैली और साथ ही साथ ग्रीक कला शैली का जो फ्यूजन हुआ, उससे जो कला, नई कला शैली डेवलप हुई, न्यू आर्ट स्टाइल डेवलप हुई, दैट इज गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट। गंधर्वा आर्ट देखे हैं? देखे हैं आप लोग, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये गंधर्वा आर्ट है। जैसे गौतम बुद्ध का अगर आप डिपिक्शन देखिएगा तो गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ फीचर हैं, और इस कला शैली में गौतम बुद्ध को पेंट किया जाता है। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध को जो पेंट किया गया है वो गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट में है? तो उसके कुछ फीचर होते हैं, जैसे कि वेवी हेयर। तो देखिएगा आप, गौतम बुद्ध का जो बाल बनाया होगा, ऐसे 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 बाल बनाया हुआ होगा, देखे हैं? अरे गौतम बुद्ध जानते हैं ना जी, इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे क्रिकेट वर्ल्ड कप में, है ना जी। तो गौतम बुद्ध पहला वेवी हेयर, दूसरा इलोंगेटेड ईयर। गौतम बुद्ध का कान देखिएगा, ऐसे लगेगा कि कान के साथ कुंडल भी है कि नहीं जी? वेवी हेयर, इलोंगेटेड ईयर। उसके बाद फिश शेप्ड आई। गौतम बुद्ध का आंख देखिएगा कैसे बनाएगा, जैसे मछली की तरह, है कि नहीं? अरे देखे हैं? ठीक है, तो ये जो गौतम बुद्ध का चित्रण इस तरीके से होता है, वेवी हेयर, इलोंगेटेड ईयर, ठीक है जी, फिश शेप्ड आई या फिर लॉन्ग नेक, ये सब कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट है? गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट। तो अब बात निकली है तो बता देता हूं, गौतम बुद्ध को 3 डिफरेंट आर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट, जो मैंने आपको बताया। दूसरा है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या है कि गौतम बुद्ध की जो मूर्ति बनाई जाएगी वो रेड सैंडस्टोन में बनाई जाएगी। और दूसरा कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में गौतम बुद्ध को बल्कि दिखाया जाता है। बल्कि मतलब मस्कुलर। तो मस्कुलर कैसे दिखाया जाता है? तो उसमें जो गौतम बुद्ध का कपड़ा जो बनाया जाता है मूर्ति में, उसको टाइटली उनके बॉडी पर डिपिक्ट किया जाता है। कि जिम उम जाते होंगे, मस्कुलर होंगे, ठीक है जी। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में गौतम बुद्ध को रेड सैंडस्टोन पे बनाया जाता है, और गौतम बुद्ध को कैसे डिपिक्ट किया जाता है? मस्कुलर। और तीसरा जो आर्ट फॉर्म है वो है आम्रवती स्कूल ऑफ आर्ट, और आम्रवती स्कूल ऑफ आर्ट में गौतम बुद्ध को मार्बल पे बनाया जाता है, व्हाइट मार्बल पे। तो 3 डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं जिसमें गौतम बुद्ध को डिपिक्ट किया जाता है। सबसे कॉमन जो है वो क्या है? गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट। ज़्यादातर जो गौतम बुद्ध को आप देखेंगे, आप इसी आर्ट फॉर्म में देखेंगे। और ये गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट को ही इंडो हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट भी कहते हैं। और ये आर्ट जो है फ्यूजन आर्ट है, भारत का आर्ट नहीं है, बल्कि इंडियन आर्ट फॉर्म और ग्रीक आर्ट फॉर्म का फ्यूजन है। जबकि मथुरा और आम्रवती स्कूल ऑफ आर्ट ओरिजिनल इंडियन आर्ट है। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 ऑप्शन दे देगा, गंधर्वा, मथुरा, आम्रवती, और बोलेगा इसमें से कौन भारत का ओरिजिनल आर्ट फॉर्म है? तो मथुरा और आम्रवती। गंधर्वा क्या है? फ्यूजन आर्ट है, ठीक है जी। और ये गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट कैसे डेवलप हुआ था? इंडियन आर्ट और ग्रीक आर्ट के फ्यूजन की वजह से। तो ये फॉरेनर्स लोग नहीं आते तो ये आर्ट डेवलप नहीं होता। ट्रू और फॉल्स? तो लिखिए नेक्स्ट, आर्ट डैश देके लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट और इंडो हेलेनिस्टिक, गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट और इंडो हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is a fusion art form, it is a fusion art form evolved, it is a fusion art form evolved due to fusion of Indian and Greek style of art, Indian and Greek style of art, full stop. In this art form, comma, Gautam Buddha is depicted in a certain fashion. Gautam Buddha is depicted in a certain fashion, such as
in a certain fashion such as, पहला लिख दीजिए wavy hair, wavy baby hair नहीं, wavy WAVY, wavy hair, wavy hair के बाद लिखिए elongated ear, elongated ear, थर्ड लिखिए fish shaped eye, fish shaped eye, फोर्थ लिखिए लॉन्ग नेक, लॉन्ग नेक। ठीक है जी, नोट में लिखवा देते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आम्रवती भी, क्या पता आ गया क्वेश्चन तो नोट में लिखिए अपार्ट फ्रॉम गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट, अपार्ट फ्रॉम गंधर्वा स्कूल ऑफ आर्ट कॉमा द अदर आर्ट फॉर्म्स, the other art forms in which Gautam Buddha, the other art forms in which Gautam Buddha has been depicted, Gautam Buddha has been depicted are पहला लिखिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और फर्स्ट लिखिए मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और डैश देके दो लाइन लिख देते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, डैश देके लिखिए इट इज इंडियन आर्ट फॉर्म, इट इज इंडियन आर्ट फॉर्म इन विच गौतम बुद्धा इज स्कल्पचर्ड, in which Gautam Buddha is sculptured in red sandstone, full stop. Buddha is projected muscular, Buddha is projected muscular and his drapes मतलब होता है वस्त्र, and his drapes 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 are tightly depicted, and his drapes are tightly depicted। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका मथुरा। दूसरा लिखिए आम्रवती स्कूल ऑफ आर्ट, आम्रवती स्कूल ऑफ आर्ट डैश देके लिखिए इट इज ऑल्सो एन इंडियन आर्ट फॉर्म, it is also an Indian art form in which Gautam Buddha, it is also an Indian art form in which Gautam Buddha is depicted, Gautam Buddha is depicted on white marble, full stop। तो आर्ट के क्षेत्र में भी इन फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से क्या हुआ है, विकास हुआ है। नेक्स्ट लिखिए लिटरेचर, तो भारत का साहित्य भी क्या होगा जी, इन फॉरेनर्स की वजह से क्या होगा, डेवलप होगा। कैसे कह सकते हैं, तो सबसे पहले रुद्र दमन का एग्जाम्पल दे दीजिए कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन संस्कृत में है और रुद्र दमन एक शाखा था, लेकिन शाखा होने के बावजूद भी रुद्र दमन ने संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए, संस्कृत लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए काम किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि शाकास के टाइम पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज क्या होगा, फ्लोरिश हुआ होगा। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। सेकंड आप बता सकते हैं कि अश्वघोष भी इसी जमाने में रहे हैं, और अश्वघोष ने क्या लिखा है, बुद्ध चरित्रम। तो एक बुक जो है बुद्धा से रिलेटेड क्लासिक बुक भी इसी समय पब्लिश हो रही है। ये दोनों बता रही है क्या, कि साहित्य के क्षेत्र में भी, लिटरेचर के क्षेत्र में भी भारत इस समय क्या कर रहा होगा, फ्लोरिश कर रहा होगा। तो नेक्स्ट लिखिए लिटरेचर, डैश देके लिखिए इंडियन लिटरेचर ऑल्सो डेवलप्ड ऑन अकाउंट ऑफ, Indian literature also developed on account of these foreign powers, on account of these foreign powers, on account of these foreign powers, which is evident from these foreign powers, which is evident from following facts, which is evident from following facts। पहला लिखिए अश्वघोष wrote बुद्ध चरित्रा
अश्वघोष रोट बुद्ध चरित्रा, ब्रैकेट में लिखिए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा ब्रैकेट क्लोज, एंड सुंदर नंदा, एंड सुंदर नंदा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है जी कि सुंदर नंदा किसने लिखा है, नहीं तो बुद्ध चरित्रा पूछता है किसने लिखा है, अश्वघोष। बुद्ध चरित्रा को ही बुद्ध चरित्रम भी कहते हैं, बुद्ध चरित्रा एंड सुंदर नंदा, ये दोनों याद रखिएगा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज बीन रिटन बाय अश्वघोष। और इसके अलावा बता दीजिएगा रुद्र दमन पैटर्नाइज्ड संस्कृत। और ये हमें कैसे पता चलता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये पीरियड में संस्कृत भाषा क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, तो पहला क्या लिख दिए थे, ये लिख दिए थे ना। दूसरा लिख दीजिए आप रुद्र दमन कॉमा promoted Sanskrit language, Rudra Daman, comma, promoted Sanskrit language, which is evident from his Junagarh rock inscription, फुल स्टॉप। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए थिएटर, नाटक, थिएटर। ठीक है, तो नाटक जो होगा भारत का वो भी इन फॉरेनर्स के आने की वजह से डेवलप करेगा। कैसे, तो थिएटर में जो पर्दों का इस्तेमाल होता है, कर्टेन्स का इस्तेमाल होता है, वो सबसे पहले ग्रीक्स लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। और पर्दे का इस्तेमाल थिएटर में क्यों किया जाता है, सीन चेंज करने के लिए। तो भारत में पहले भी नाटक होता था, है ना जी। वी आर बॉर्न आर्टिस्ट्स, इजंट इट। मम्मी एक चप्पल ना मारी कि एकदम भुकार पार के रोने लगे कि बहुत चप्पल लगे। दिस ऑल वी आर नेचुरल एक्टर्स, है ना जी। तो भारत में पहले भी नौटंकी होती थी, आज तो ज़्यादा होती है, लेकिन उस नाटक को मतलब कि और भी नया रूप दिया किसने, ग्रीक्स लोगों ने। कैसे, पर्दों का इस्तेमाल कर कर। पहला तो ये। दूसरा कि इसी समय में नाट्य शास्त्र लिखा गया था। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है, भरत मुनि ने। ठीक है, तो पर्दों का इस्तेमाल नाटक में, और नाटक कैसे किया जाता है ना जी, उस पर एक किताब भरत मुनि की। ये दोनों बताता है कि इंडियन थिएटर फॉर्म डेवलप्ड ऑन अकाउंट ऑफ द अराइवल ऑफ इंडो ग्रीक्स। ठीक है, जो पर्दा होता था उसको यवना कहते थे। क्या कहते थे, यवना। तो दो शब्द है, एक है नहीं, यवनिका कहते थे। क्या कहते थे, यवनिका। तो तीन शब्द है जी जो आप याद रखिएगा, एक है यवनिका, एक है यवना, और एक है यवन प्रिय। और तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है। यवनिका कहते थे कर्टेन्स को, मतलब पर्दे को, जो थिएटर में इस्तेमाल होता है। यवना कहते थे फॉरेनर्स को, और फॉरेनर्स में पर्टिकुलरली कहते थे ग्रीक्स को। और यवन प्रिय मतलब जो फॉरेनर्स लोगों को प्यारा हो। तो फॉरेनर लोगों को क्या प्यारा था भारत में, मसाले। ठीक है, तो यवन प्रिय कहा जाता है किसको, स्पाइसेस को। ये तीनों आया हुआ है। ठीक है, ऐसे मैं लिखवा दूंगा। देखिए थिएटर में लिखना शुरू कर दिए ना जी आप लोग। लिखिए थिएटर में सेवरल ग्रीक वर्ड्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, several Greek words in due course of time became associated with Indian theater, full stop. For example, comma, the word drama, the word drama has been taken from Greek word drachma। हाँ जी, तो ग्रीक में जिसको ड्रैकमा कहते थे वही बन गया क्या, ड्रामा, DRACHMA, ड्रैकमा। दूसरा लिखिए सेकंड,
Greeks are credited with introduction of curtains, ब्रैकेट में लिखिए यवनिका इन थिएटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नाट्य शास्त्र, इसको टिक लगा दीजिएगा जी। नाट्य शास्त्र डैश देके लिखिए अ क्लासिक बुक ऑन ड्रामा, was written by Bharat Muni, भारत मुनि को भी अंडरलाइन कर दीजिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, भारत मुनि ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ऑल दीज डेवलपमेंट्स इंडिकेट्स that Indian drama further flourished, during this period, full stop। अब ये लिख लीजिए नोट में, ये आ सकता है, नोट में लिख लीजिए यवनिका, यवना, यवनप्रिय। लिख लिए? इसको टिक लगा, ये सब आता है क्वेश्चन। इसके साथ साथ सेक्युलर लिटरेचर जो होगी वो भी इस पीरियड में, मतलब इंडो ग्रीक्स कुसानास के टाइम पीरियड में भारत की डेवलप होगी। और उसका एक एग्जाम्पल है कामासूत्रा जो बुक है, इट इज रिटन बाय होम, इट इज रिटन बाय वत्स्यान एंड इट डील्स विथ व्हाट, एरोटिक लिटरेचर। तो वो लिख लीजिए लास्ट में। अपार्ट फ्रॉम दीज comma secular literature also developed, during this period, full stop। एग्जाम्पल में लिखिए कामासूत्रा, ब्रैकेट में लिखिए a book on eroticism, was written by Vatsyayan, Vatsyayan during this period। और इन सभी से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि मौर्यास के जाने के बाद भारत में डार्क एज नहीं आया है। मौर्यास के जाने के बाद भारत का ट्रेड, भारत का एग्रीकल्चर, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम, भारत की घुड़सवारी, भारत का साहित्य, भारत का नाटक, ये सब क्या हुआ है, और भी ज़्यादा डेवलप। क्यों? क्योंकि मौर्यास के बाद जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए वो फॉरेनर्स ब्रिटिश लोग नहीं थे, वो फॉरेनर्स ने भारत के कल्चर, भारत के रिलीजियस आइडियाज़ को खुद भी एक्सेप्ट किया और अपने आइडियाज़ के जरिए भारत की संस्कृति को और भी ज़्यादा एनरिच किया है। तो ये वाला पार्ट जो था कि मौर्यास का डिक्लाइन होता है और मौर्यास के डिक्लाइन के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है जी, फॉरेन इन्वेजन्स, ये वाला पार्ट और इसका इफेक्ट, ये दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला डायमेंशन कवर करेंगे। समझ में आया जी? और मौर्य से पहले क्या है, नंदाज, नंदाज से पहले शिशुनागाज, शिशुनागा से पहले हरियनका, हरियनका से पहले वैदिक एज, है ना जी, वैदिक एज से पहले आईबीसी, इंडस वैली, इंडस वैली से पहले चालकोलिथिक, चालकोलिथिक से पहले स्टोन एज। ऐसे मैं आप लोग को रिवाइज कराते कराते 1947 तक ले जाऊंगा, है ना। तो पत्थर से स्टार्ट किया स्टोन एज से और आज़ादी तक जाकर ख़त्म करूंगा। और ऐसे ही आपको याद भी रहना चाहिए, आपको एक टाइम पे याद हो जाएगा, स्टोन एज से लेकर 1947 तक आप रिलेट कर दीजिएगा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये। दैट्स व्हाट हिस्ट्री इज, लिंकिंग द थिंग्स, है ना जी।
ठीक है सर, चलना है झारखंड? फिर सब खर्चा पानी वाला बात नहीं, चलना है तो बोलिए। हाँ चलिए, सही बात है। ठीक है फिर, ओके देन, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। सर जो है उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, मैं फिर से बात कर लेता हूँ। वैसे कल मेरी बात हुई थी तो वो बोले तो थे कि आज आएंगे वो, तो 12:15 12:20 तक वेट कर लीजिएगा, नहीं आएंगे तो चले जाइएगा, लेकिन कल तो फिर आ ही जाएंगे सर, ठीक है। वैसे मैं अभी बात कर लेता हूँ फिर से, अगर फ़ोन लग जाता है तो। ओके देन, थैंक यू। क्या? हाँ हाँ, आगे चलना है हम लोग को, चलेंगे।